कुंभ मेला एक्चुअली 3 ग्रहों के पोजीशन के ऊपर डिपेंड है। एक गुरु या कहे बृहस्पति, दूसरा सूरज और चंद्रमा। तीनों के कॉम्बिनेशन कहाँ पे बिल्ड होते हैं, वहां की रेज कैसे गिरती है, इसके ऊपर कुंभ मेला डिपेंड करता है। पॉजिटिव एनर्जी जमीन के नीचे से आ रही है और ये रेज के कारण और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वहां पे आती है और पानी इसको मल्टीप्लाई करता है। मतलब एबंडेंस पॉजिटिव एनर्जी इस टाइम पर यहाँ पे आती है। अब आप मुझे ये बताइए कि कुंभ मेले में स्नान करने से पाप कैसे धुलते हैं? इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पाप धुल गए। कुंभ मेला होता है जब ये शाही स्नान के दिन बोलते हैं या बाकी कुंभ मेले के दिन, वहां पे मंदिर के कंपैरिजन में मल्टीपल टाइम्स बहुत बड़े शॉवर लगे। हेलो, मैं डॉक्टर राजकुमार देसाई, वास्तु एंड ह्यूमन बॉडी एनर्जी कंसल्टेंट। आज हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं उनका नाम है मिस्टर जयेश तलेगांवकर और उनकी वाइफ मिसेस समता तलेगांवकर। मिस्टर जयेश टूर्स एंड ट्रैवल्स में लास्ट 25 ईयर्स से काम करते हैं। उनके फर्म का नाम है सुजय हॉलीडेज। उनको कुंभ मेला को लेके कुछ सवाल है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आपको भी अगर इस टॉपिक पर लेके कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमें प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। हेलो, कैसे हैं आप दोनों? फर्स्ट क्लास। मैडम आज मेरा आने का एक खास मकसद है यहाँ पे। आप बॉडी के और वास्तु के एनर्जी पे काम करते हैं जी। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात आप ही से करूं। बचपन से मैं नासिक में रहता हूं तो बचपन से कुंभ मेला नासिक में मैं देखता हूं। यहाँ पे आने वाले जो कुंभ मेले के वक्त पे साधु लोग आते हैं, अघोरी लोग आते हैं, नागा साधु आते हैं और सब आके एक विशिष्ट दिन पे सब लोग स्नान करने के लिए गोदावरी में जाते हैं। अब बराबर उसी दिन इतने लाखों करोड़ों लोग जाके वहां पे स्नान करते हैं और कहते हैं कि वहां पे उस दिन डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। तो क्या ये वाकई सच है? इसके पीछे कुछ साइंस है? ये जानना था मुझे, इसलिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके। टॉपिक बहुत गहन है या कहे डीप है, तो थोड़ा मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कुछ साल पहले अराउंड 10-12 ईयर्स बिफोर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक बंदे को हमने गोदावरी में नहाने के लिए भेजा था। तो गोदावरी में नहाने से पहले हमने उसका ऑरा चेक किया था। वो ऑरा था अराउंड 4 मीटर और उस नहाने के बाद हमने इमीडिएट चेक किया तो वो 8 मीटर हो गया, मतलब डबल हो गया। अभी जब उन्होंने नहाया था कोइंसिडेंसली वहां पे बहुत खराब पानी था और क्या हो गया, सुबह वो नहाए और दोपहर को एनएमसी ने बोल दिया कि पानी बहुत खराब होने के कारण कोई रामकुंड में डुबकी नहीं लगाएगा। दूसरे दिन हमने देखा तो वो बंदा एक्चुअली बीमार पड़ गया था। लेकिन आई वाज शॉक कि ये इतने गंदे पानी में नहाने से उनका ऑरा 4 मीटर से 8 मीटर हो गया था। मतलब वो जगह ने अपना जो भी था एनर्जी वाइज वो इम्पोर्टेंस वो दिखाया था, लेकिन गंदा पानी होने के कारण वो बीमार भी पड़ गए। तो हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया बाद में कि ये एक्चुअली क्या चल रहा है। अभी भी वो स्टडी चल रहा है हमारा। और मुझे एक बात यहाँ पे मेंशन करनी है कि वो 4 मीटर का 8 मीटर परमानेंट नहीं था। विद इन 1 आवर वो वापस 4 मीटर हो गया था। तो ये सब सिर्फ गंदे पानी में नहाने से हुआ था। मैम ये ऑरा क्या होता है? मतलब आपने अभी बताया 4 मीटर 8 मीटर, जी तो कैसे समझे? जी। सिंपल भाषा में बोले तो हम लोग कैलेंडर में या फोटो में भगवान के सर के पीछे जो चंद्रमा नहीं तो सूरज जैसे प्रकाश दिखते हैं, सर्कल जैसा रहता है, उसको हिंदी में तेजोवलय आभा बुलाते हैं, इंग्लिश में ऑरा बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म में उसको बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं और सिंपल लैंग्वेज में हमारी इनर स्ट्रेंथ। भगवान की इनर स्ट्रेंथ बहुत ह्यूज होती है, इसलिए वो सिंबॉलिकली दिखाने की एक प्रथा है।
लेकिन सब लिविंग, नॉन लिविंग, पॉजिटिव, नेगेटिव सब एनर्जीज का अपना-अपना ऑरा रहता है। ह्यूमन बीइंग की हमारी बात करें तो हमारा ऑरा 4 मीटर एंड अबव होना चाहिए। 2.5 मीटर से कम नेचुरली नहीं होता। मतलब ऑरा इज़ आवर इनर स्ट्रेंथ और वो हमारे लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करता है। और वही मुझे कहना था कि सिर्फ डुबकी लगाने से वो इमीडिएटली डबल हुआ था, चाहे 1 घंटे के लिए लेकिन हुआ था। ओह! तो आपका कहने का मतलब है कि गंदे पानी के बावजूद ऑरा बढ़ा, डबल हो गया। धन्य वो नासिक और धन्य वो गंगा। और मेरा तो सौभाग्य है कि नासिक जैसे पावन नगरी में रहने का मुझे सौभाग्य मिला। मैडम, आपका स्टडी इसके बारे में क्या बोलता है? जी, एक्चुअली रामकुंड पर नहाने से एक असर दिखाता है, कहीं दूर जाकर नहाने से अलग असर दिखाता है, घर में नहाने से कुछ अलग असर दिखाता है। मैम यहाँ पर मैं कुछ ठीक से समझी नहीं, क्या आप विस्तार से समझा सकते हैं? जी एक्चुअली गंगा या कहे गोदावरी तो वही है, जो रामकुंड में पानी है, 10 किलोमीटर आगे जाके वही पानी है, हमारे घर के नल को जो पानी आता है वही वही पानी है। लेकिन जब हम रामकुंड पर नहाते हैं तब भी ऑरा बढ़ता है। अगर आगे जाके आप 10 किलोमीटर नहाएंगे तब नहीं चेंज होता। घर में तो रोज नहाते हैं तब भी ऑरा नहीं बढ़ता। मतलब जो भी है इम्पोर्टेंस वो रामकुंड पर नहाने से ही होता है। आपका साइंस इस बारे में क्या कहता है? एक्चुअली हम सबको मालूम है पानी बहुत गुड कंडक्टर है। मतलब अगर हम गीले हैं तो हमें बहुत जोर से शॉक बैठता है। पानी में इलेक्ट्रिसिटी बहुत फोर्सफुली फ्लो होती है। तो क्या होता है पानी गुड कंडक्टर होने के कारण और पानी की एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होने के कारण पानी एनर्जीज भी बहुत स्टोर करता है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी। रामकुंड पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है और वहां का पानी वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और उसके कारण ये सब रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन उसी जगह पे रामकुंड पे ये पॉजिटिव एनर्जी आती कहाँ से है? देखिए 4 बूंदे अमृत की तो हमें मालूम है, धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, लेकिन हमारे हिसाब से रामकुंड के जमीन के नीचे से बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फोर्सफुली पॉजिटिव एनर्जी या कहे डिवाइन एनर्जी जमीन के नीचे से आती है और वो पानी में मिक्स होके मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है, उसके कारण ये इम्पैक्ट होता है। क्या हुआ है वहां पे अ, यात्रियों के सुविधा के लिए जो कंक्रीटीकरण हुआ है, उसके कारण हमारे स्टडीज के हिसाब से वो जो जमीन के नीचे से डिवाइन एनर्जी आ रही है, वो सप्रेस हो जाती है। अगर वहां पे कंक्रीटीकरण ना हो, तो जो भी जमीन के नीचे से डिवाइन एनर्जी या कहे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फोर्सफुली ऊपर आती है, वो पानी में और ज्यादा फोर्सफुली मिक्स हो जाएगी और वो पानी की स्ट्रेंथ मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी और उसका हम लोगों को और भी ज्यादा फायदा होगा। अभी अगर आप पूछेंगे कि ये जमीन के नीचे से ये एनर्जी कैसे आती है, तो हम लोग इसको इतना ही बोल सकते हैं कि ये कुछ नेचुरल प्रोसेस है जिसके कारण जमीन के नीचे से डिवाइन एनर्जी आ रही है। ये तो मैडम अपने नॉर्मल दिनों के बारे में बात की, लेकिन कुंभ मेला में स्पेसिफिकली ऐसा क्या होता है वहां पे, वो समझाइए। जी, इसके लिए तो हमें एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। तो तो आप ज्योतिष शास्त्र भी जानती है? जी, मैंने ज्योतिष शास्त्री हूँ, मतलब ज्योतिष में मैंने शास्त्री की डिग्री ली है और मुझे ज्योतिष आता है। तो ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की तरफ या कहे ज्योतिष की तरफ जाना पड़ेगा। कुंडली बहुत बड़ा साइंस है। हमारी कुंडली कैसी बनती है, ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। मैडम, आप तो ज्योतिष की तरफ मुड़ गई। मुझे ये पूछना था कि कुंभ मेला के दिनों में ही ये क्या अलग होता है कि जिसकी वजह से लोग उसमें स्नान करने जाते हैं? जी, मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा एग्ज़ाम्पल से समझाएँगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं चलिए, समझाइए। कुंडली की तरफ मुड़ गई। जी, हम हमें सबको मालूम है कि जो ये प्लैनेट्स या कहे ग्रह होते हैं, उनकी खुद का प्रकाश या लाइट नहीं होती। वो सन से
लाइट लेते हैं और वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे ऊपर। बाकी सब ग्रहों का तो नहीं दिखाई देता, लेकिन हम लोग चंद्रमा का देख सकते हैं कि चंद्रमा सूरज से लाइट लेता है और हमें प्रकाश मिलता है। ऐसे बाकी सब ग्रहों का होता है। और वो तो गोचर है, गोचर मतलब मूविंग है। तो हमेशा वो अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग जगह पे होते हैं और हमारे ऊपर अलग-अलग एंगल से प्रकाश डालते हैं। जब छोटे बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी कुंडली कैसे बनती है, ये कभी सोचा है आपने? जब वो बच्चे का जन्म होता है, तब वो जो ग्रह है, वो आकाश में कहाँ-कहाँ पे है, उनके रेज़ डायरेक्ट वो बॉडी पे उसके जो आते हैं, उसका इम्पैक्ट वहाँ पे होता है और वो कुंडली होती है। कुंभ मेला एक्चुअली 3 ग्रहों के पोजीशन के ऊपर डिपेंड है। एक गुरु या कहे बृहस्पति, दूसरा सूरज और चंद्रमा। तीनों के कॉम्बिनेशन कहाँ पे बिल्ड होते हैं, वहाँ की रेज़ कैसे गिरती है, इसके ऊपर कुंभ मेला डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कुंभ मेला कब कहाँ पे होता है। गुरु जब मेष राशि में होता है और सूर्य मकर राशि में, तब प्रयागराज में होता है। जब गुरु और सूर्य दोनों सिंह राशि में होते हैं, तब नासिक में होता है। इसलिए हम लोग उसको सिंहस्थ मेला भी बोलते हैं। जब गुरु सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है, तब उज्जैन में होता है। क्या होता है, वो राशि में होके पर्टिकुलर एंगल्स ये 4 जगह पे डालते हैं। पहले से ही ये 4 जगह पे बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जी ज़मीन के नीचे से आ रही है और ये रेज़ के कारण और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे आती है और पानी इसको मल्टीप्लाई करता है। मतलब अबंडेंस पॉजिटिव एनर्जी इस टाइम पर यहाँ पे आती है। और एक बात होती है, जब पूर्णिमा होती है या अमावस होती है या इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, तो यही एनर्जी और मल्टीपल टाइम्स बढ़ती है। इसलिए जो शाही स्नान होते हैं, वो पूर्णिमा, अमावस नहीं तो इम्पोर्टेंट डेज को होते हैं, क्योंकि तब इतनी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे होती है कि हमारे सोच के बियॉन्ड होती है। अब आप मुझे ये बताइए कि कुंभ मेले में स्नान करने से पाप कैसे धुलते हैं? जी। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग अभी बात कर रहे थे अबंडेंस पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे आती है, वो पानी में आती है। तो क्या होता है, हमारे बॉडी के ऊपर जो एक इम्प्यूरिटीज़ का लेयर रहता है, तो उसके कारण हमारा ऑरा रिड्यूस होता है। तो आप उसको इम्प्यूरिटीज़ कहे या नेगेटिव एनर्जी कहे, जब हम इतनी पावरफुल जगह पे नहाते हैं या स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो वो एकदम से रिलीज़ हो जाता है। इम्प्यूरिटीज़ रिलीज़ हो जाती है और हमारा ऑरा बढ़ता है। तो इसको ही हम लोग पाप धुल गए ऐसे बोल सकते हैं। एक्चुअली ऑरा के 2 पार्ट्स होते हैं या 2 एंगल होते हैं। एक स्पिरिचुअल और दूसरा मटेरियलिस्टिक। स्पिरिचुअल ऑरा कुंभ मेले में स्नान करने से थोड़ा लेकिन परमानेंटली बढ़ता है। मटेरियलिस्टिक ऑरा बहुत बढ़ता है, लेकिन बाद में वो रिड्यूस होता है। नहीं, नहीं, 1 मिनट मुझे समझा नहीं। जी, एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। सपोज़ किसी ने कुंभ मेला में स्नान किया, तो क्या होता है, उसका ऑरा अगर स्पिरिचुअल ऑरा बात करें 2 एंड हाफ मीटर है, तो वो अराउंड 3 मीटर बढ़ेगा, लेकिन वो परमानेंटली बढ़ेगा। और उसका ऑरा मटेरियलिस्टिक ऑरा 10 मीटर है, तो शायद वो 25-30 मीटर हो जाएगा, लेकिन इट विल बी टेम्पररी। मतलब 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद वो रिड्यूस होके वापस 10 मीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 11 मीटर हो जाएगा। मतलब सच कहे तो स्पिरिचुअली ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुंभ मेले में स्नान करने के हो जाते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पाप धुल गए। तो सबका ऑरा एक ही प्रोपोर्शन में बढ़ता है? जी नहीं, एक जैसा नहीं बढ़ता। क्या होता है, वो हर एक पर डिपेंड रहता है। मतलब उसकी स्पिरिचुअलिटी कितनी है, वो कितनी श्रद्धा से कर रहा है, उसके भक्ति भाव कितना है, ये सब उसके लिए मैटर करता है। नहीं, तो फिर ये
प्रोसेस क्या है, ये ऑरा बढ़ने का जो आप बोलते हो ऑरा बढ़ता है, तो एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है ये? जी एक्चुअली एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। हम लोग इम्प्यूरिटीज़ या कहे जो भी हमारे ऊपर है, समझ लो वो कीचड़ है। जैसे हमारा पूरा बॉडी पे कीचड़ लगा हुआ है। तो हम लोग जब मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पे साफ पानी का जैसे शॉवर लगा हुआ है। तो हम लोग मंदिर में जाएँगे तो थोड़ा-सा कीचड़ वहाँ से साफ पानी के शॉवर के नीचे जाने के कारण थोड़ा-सा कीचड़ निकल जाएगा। लेकिन जब एक कुंभ मेला होता है, जब ये शाही स्नान के दिन बोलते हैं या बाकी कुंभ मेले के दिन, वहाँ पे मंदिर के कंपैरिज़न में मल्टीपल टाइम्स बहुत बड़े शॉवर लगे हैं। तो उसमें से बहुत ज़्यादा कीचड़ निकल जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है। तो मैल पूरा निकल गया तो क्या होगा? हम मुक्त हो जाएँगे, मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, लेकिन फिर नहाने के बाद वापस मैला भी तो हो सकता है। जी, एक्चुअली मोक्ष मिलना या मुक्ति मिलना इतना आसान नहीं है, जितना हम इज़िली बात करते हैं। क्योंकि जब हम नहा के कुंभ मेले में वापस आएँगे, तो वही फिर कि मैल फिर वापस लगेगा। इट इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस। लेकिन हमें इतना देखना चाहिए कि वो कम से कम लगे। मतलब थोड़ा पुण्य की ज़्यादा करना चाहिए या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, कम से कम जानबूझ के। तो ये कुंभ मेला में स्नान लेते वक़्त कुछ अलग करना होता है या प्रिकॉशंस लेने रहते हैं क्या? प्रिकॉशन ऐसा कुछ नहीं, लेकिन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो हमारा ऑरा बढ़ाने में मदद करता है। जैसे 3 डुबकियाँ लगानी चाहिए। डुबकियाँ लगाते समय आपके जो भगवान है, मतलब आप जिन पर श्रद्धा रखते हो, उनकी याद करनी चाहिए। अगर आप डेली कुछ मंत्र जाप करते हो, तो वो डुबकियाँ लगाते समय वो मंत्र जाप करें तो अच्छा है। उस दिन कम से कम बात कीजिए या मौन में रहिए, मोबाइल मत देखिए, मतलब इंट्रोवर्ट थोड़ा हो जाइए। और अगर आप उपवास रखते हैं या सिर्फ रॉ फूड खाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट और भी अच्छा आता है और भी ऑरा बढ़ाने में या इम्प्यूरिटीज़ निकल जाने में ये सब की हेल्प हो जाती है। यस मैडम, थैंक यू सो मच। अभी काफ़ी सारी क्लैरिटी आ गई इसके बारे में, कुंभ मेला के बारे में। बहुत सारी, बहुत अच्छा लगा ये सब जान के। जी, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।